स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। शो के बारे में बात करें तो वायदे बाजार के शेयरों पर जो है ज़्यादा फोकस रहेगा। आप देखेंगे इंडेक्स पर क्या स्ट्रैटेजी बनती है, कहां पे कमाई के मौके बन रहे हैं लॉन्ग पोजीशंस पे, कहां पे शॉर्ट पोजीशंस पे, और ये सारी डिटेल जो है हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार बाजार की चेक ले लेते हैं निफ्टी बैंक की। लेकिन सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स पे आए, फ्रेश लॉन्ग्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट देखें तो 1.3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा है। एडिशन भी लगभग कह सकते हैं 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने मिला। प्रीमियम जो है 110 पॉइंट्स के ऊपर है। तो निफ्टी फ्यूचर्स के यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग्स देख सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो कहाँ पे ट्रेंड आ रहा है, तो डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी बैंक फ्यूचर्स को भी नज़र पे लाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट चेंज जो आ रहा है वहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। निफ्टी बैंक फ्यूचर्स देखिए स्क्रीन पे, ओपन इंटरेस्ट देखें तो लगभग 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। लेकिन प्रीमियम देखें यहाँ बढ़ गया है, लगभग 300 पॉइंट्स का प्रीमियम है। जो लेवल्स है 55,950 का है। फ्रेश लॉन्ग्स दोनों में ही दिखने मिल रहे हैं निफ्टी बैंक। एक बार विक्स को भी लाते हैं स्क्रीन पे। ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी पिछले 2 दिन में देखी गई थी और कल जो था ऑफकोर्स विक्स बढ़ा था। लेकिन आज विक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है विक्स की मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स 17 के लेवल्स के आसपास जो था अब वो गिरते लग रहा है। ऑलमोस्ट 5% गिर गया है, 16 के नीचे आ गया है विक्स। तो उस पर ऑफकोर्स नज़र रखिएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो मार्केट ब्रेड्थ होता है अभी बुल्स के फेवर में है। वायदे बाजार में 112 एडवांसेज और डिक्लाइंस 80 है। लेकिन ब्रॉडर इंडेसेस भी कम अच्छा नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। एनएससी बीएससी यहाँ पे देखें तो सेक्टोरल मूव और स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रहे हैं। ब्रॉडर इंडेसेस का सपोर्ट आपको बाजार में मिल रहा है। निफ्टी और निफ्टी बैंक इनके स्पॉट्स रेट्स को लाते हैं सामने। डायरेक्टर साहब फायर करिए निफ्टी के स्पॉट रेट्स पे। यहाँ पे ऑफकोर्स 50 पॉइंट्स का एक रिकवरी ज़रूर आया है, हरे निशान में है। 25,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो एक इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल्स बनने वाला है। निफ्टी बैंक वही यहाँ पे भी अच्छी रिकवरी आई है, पर अभी जो है फ्लैटिश है आप कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 47 पॉइंट्स का उछाल देखने मिला है। तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स पे रेंज बाउंड आपके ब्रॉडर इंडेसेस देख रहे हैं, बेंचमार्क इंडेसेस भी देख रहे हैं। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स को भी फायर करिए कि ब्रॉडर इंडेसेस में क्या एक्शन हो रहा है। तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी आई है डेज लो से। आप कह सकते हैं कि 18,200 लेवल्स पे है। निफ्टी मिड कैप में भी देखें तो अच्छी मोमेंटम है। तो ऑफकोर्स ब्रॉडर इंडेसेस सपोर्ट कर रहे हैं, रेंज बाउंड मार्केट है। थोड़ी सी निफ्टी बैंक की बायसनेस में जो है पॉजिटिव है। लेकिन चलिए अब रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं। कल के जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर हमारी क्या नज़र रहेगी। तो प्रशांत सावंत के रिपोर्ट कार्ड पे जो है हमारी नज़र रहने वाली है। 3 अहम स्टॉक्स पे जो है उनकी जो है इंपॉर्टेंट कॉल्स देखने मिली थी और इसको एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाते हैं कि कहाँ पे जो है रिपोर्ट कार्ड में पास हुए, कहाँ पे फेल हुए। तो यहाँ पे ऑफकोर्स देखेंगे 3 अहम कॉल आए हैं प्रशांत के। और मजगांव डॉक, एसआरएफ, ग्रासिम तीनों देखिए स्क्रीन पे और अच्छी रिटर्न्स भी आई है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सेगमेंट में जो है विनर्स बहुत है। और आप देखिए विनिंग स्टॉक्स प्रशांत के जो है आपके स्क्रीन में हैं। चलिए ये तो रिपोर्ट कार्ड हुआ, लेकिन आज हम अपने गेस्ट के साथ जुड़ते हैं। विनय रजानी एचडीएफसी सिक्योरिटीज से है। गुड आफ्टरनून विनय जी। बाजार अभी फिर रेंज बाउंड आ चुका है बट रिकवरी देखने की जो है आ रही है। विक्स भी लकीली जो है 16 के नीचे आ गया है। विनय जी किस तरह मार्केट प्लेस है अभी आप बताएं। जी, गुड आफ्टरनून। तो डेफिनेटली एक निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रहा है। कल का सेशन वीक रहा था, 20 दिन की एवरेज भी टूट गई थी। तो एक वीक इंडेक्स वाइज था। लेकिन हम ब्रॉडर मार्केट देखने जाएं, स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें, कल के सेशन में तो इनफैक्ट हमने देखा था जो निफ्टी का जो स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है वो पॉजिटिव बन रहा था। तो कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट में इतनी वीकनेस नहीं है। निफ्टी ओवरऑल एक कंसोलिडेशन जोन में है। ऊपर की ओर 25,000 क्रॉस नहीं हो रहा है और नीचे की ओर हम देख पा रहे हैं कि वो नीचे की ओर 24,400 60 का जो लेवल था, जो 22 मई को हमने लो बनते हुए देखा था, वो टूटा नहीं था। तो 24,460 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में, कोई ट्रेड ऐसा एग्रेसिव नहीं बन रहा है। मेरा बायस जो है मार्केट के लिए पॉजिटिव साइड का है। तो डेफिनिटली मुझे लग रहा है कि आज नहीं तो कल हम पॉजिटिव साइड पे ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट की ब्रेथ काफी पॉजिटिव है। तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक भी प्ले करने का टाइम है। निफ्टी बैंक निफ्टी में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का जो हाई था निफ्टी का 24,845, अगर वो वापस से निकल जाता है ऊपर की ओर, तो फिर एक बुलिश मोमेंटम निफ्टी में बनेगा। तब तक वेट एंड वॉच रखिए, बट बायस पॉजिटिव साइड पे रखिए और जहां पे तेजी है उसको कैप्चर करिए।
तो मुझे लग रहा है निफ्टी की बात करें तो 24,845 के ऊपर आप फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे, तब तक वेट एंड वॉच रखिए और स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेडिंग कीजिए। यहाँ पे कोई ऑप्शंस के कमाई के मौके बन रहे हैं विनय जी? ऑफ कोर्स आपने बोला कि निफ्टी बैंक वेट एंड वॉच है, तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स हम मार्क नहीं कर रहे हैं आज जानबूझ के, लेकिन अगर हम बताएं कि ऑप्शंस में कुछ कमाई के मौके बन रहे हैं, ऑप्शंस पुट। नहीं, तो ऐसे मार्केट में जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होता है और डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, चॉपीनेस होती है, तब जनरली हम ऑप्शन बाय करने के लिए थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बायस है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पे है, तो अगर निफ्टी नीचे गिरता है तो डेफिनिटली आप कॉल लेके ही चल सकते हैं। तो अभी जैसे 24,600 पे निफ्टी चल रही है, तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं 24,700 का कॉल डेफिनिटली ले सकते हैं। थोड़ा जो कंसोलिडेशन है वो जाएगा, तब आपकी टाइम वैल्यू उसमें स्पेंड होगी और प्रीमियम नीचे आएँगे। लेकिन अगर आपको पोजीशन लेनी ही है, तो मुझे लग रहा है कि कॉल की साइड पे लेना चाहिए, क्योंकि बायस पॉजिटिव है। तो आप 24,700 का निफ्टी का कॉल ले सकते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। कंसीडरिंग के अगर निफ्टी 24,500 तोड़ता नहीं है तो वो स्टॉप लॉस बना दीजिए स्पॉट का, 24,500 का स्पॉट का स्टॉप लॉस बनाइए और कॉल की पोजीशन बनानी तो 24,700 पे कॉल लीजिए और अच्छा प्रीमियम 25-30% के गेन के प्रीमियम से आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल डायरेक्टर साहब, बहुत बढ़िया कि आपने फायर कर दिया। 24,700 का कॉल है और यहाँ पे ऑफ कोर्स ओपन इंटरेस्ट चेंज भी देखिए तो आंकड़ा बड़ा आपको देखने मिल रहा है। 24,700 का कॉल है, लेकिन स्टॉप लॉस भी है, विनय जी ने दिया है 24,500 का, लगभग 25% का जो है प्रीमियम्स आ सकता है। तो अगर आपको कॉल ऑप्शन के ज़रिए कमाना है तो ये लेवल पे जो है ज़रूर आप फोकस करें। ऑफ कोर्स जून की जो है ये आप कह सकते हैं 26 जून की जो इम्पोर्टेंट फ्यूचर एंड कर रहे हैं ऑफ कोर्स ऑप्शंस में। लेकिन चलिए विनय जी, अब जो है हम एफएनओ के ताज़ा खरीदारी वाले स्टॉक्स पे नज़र डालेंगे। तो बिल्कुल ताज़ा खरीदारी वाले स्टॉक्स में जो है दो लिस्ट आते हैं मेरे सामने। एक है एसबीआई कार्ड्स, 942 लेवल्स पे है, 3% ऊपर है। वही टोरेंट पावर की बात करें तो यहाँ पे भी मोमेंटम देखने मिल रहा है, लेकिन ताज़ा खरीदारी में टोरेंट पावर में ऑलरेडी हम देख रहे हैं 2 से 3 सेशन में अच्छी बाइंग आ रही है। यहाँ पे लगता है कि और जूस बचा है विनय जी टोरेंट में, कि सिर्फ एसबीआई कार्ड देखे। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये तो बस हम चॉइस करके आपके सामने रखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ताज़ा खरीदारी वाले स्टॉक्स या जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप अच्छा आ रहा है तो वो भी आप दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे ही स्टॉक्स आप देखें, हम बस कोशिश करते हैं कि कहीं पे कमाई के मौके बने। तो आपको लगता है इन दोनों में से कुछ हो सकता है, या आपके पास भी कोई फ्रेश बाई का कॉल है? जी, तो टोरेंट पावर की जहाँ तक बात थी, डेफिनिटली 3 दिनों में अच्छी रिकवरी आई थी, पर मुझे लग रहा है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग का फेज़ हो सकता है, क्योंकि आज के जो 15 मिनट का हाई था, वहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आई है और सेलिंग आई है अपने 50 और 50 एंड 200 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेने के बाद। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हम पिछले 1-2 महीने की मूवमेंट देखें तो टोरेंट पावर में इतना कोई मोमेंटम बचा नहीं है। तो एक रेजिस्टेंस से भी नीचे आया है, तो मुझे लग रहा है टोरेंट पावर आप इग्नोर कीजिए, उसमें लॉन्ग नहीं करना चाहिए। एसबीआई कार्ड की बात करें तो एसबीआई कार्ड का काफ़ी कन्विंसिंग सेटअप है, डेफिनिटली लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है और टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो 942, 944 के करीबन इसका फ्यूचर भी चल रहा है, जून फ्यूचर का, इसको आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 925 के करीबन है, तो 925 का स्टॉप लॉस लगाएँ और ऊपर में आप 975 से 980 के टारगेट एसबीआई जून फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लग रहा है एसबीआई कार्ड इसमें से लॉन्ग साइड कर सकते हैं, टोरेंट पावर को इग्नोर करना चाहिए। एसबीआई कार्ड पे डायरेक्टर साहब एक बार बता देता हूँ कि जो स्टॉप लॉस है फ्यूचर्स का वो 925 का है, और अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो ये रेंज करने वाला है 975 टू 980 पे। और अब याद रखिए टोरेंट पावर पे जो है कोई जो है कॉल नहीं है, मुनाफा वसूली यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे नो ट्रेड बन रहा है। लेकिन ट्रेड जो है एसबीआई कार्ड पे बताए तो यहाँ पे बाई बन रहा है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। इस फ्यूचर्स के नंबर्स पे भी ट्रैकिंग रहेगी। अभी भाव ऑफ कोर्स 943 का है, स्टॉक 3% ऊपर है और डेवलपमेंट्स आ रही है। लेकिन चलिए ऑफ कोर्स ताज़ा खरीदारी में तो हमने देखा कि यहाँ पे ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं कि अच्छी मोमेंटम एसबीआई कार्ड्स में देखने मिल रही है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग वाले कौन से स्टॉक्स है उस पर भी जो है बात करेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग में जो है 2 स्टॉक्स आ रहे हैं, एमसीएक्स, और हमने देखा है कि जो कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स, एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स है, ऑलरेडी एक अच्छा जो है मूवमेंट 3 दिन में दे चुके हैं। और मुथूट फाइनेंस यहाँ पे ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी ज़रूर है, बट ट्रेडर्स की फेवरेट हो गई है। पिछले 3 से 4 दिन में बहुत बाई कॉल्स भी देखे हैं। कुछ कॉन्ट्रा कॉल कर ले
विनय जी, इन दोनों में या आपको कुछ और स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक्चुअली हो रहे हैं? मुथूट फाइनेंस नहीं, कॉन्ट्रा कॉल भी आपने चल जो सकता है। जी, तो आपने जो दोनों स्टॉक्स बताए एमसीएक्स और ये 2 तो दोनों का सेटअप काफ़ी मुथूट फाइनेंस का काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और डेफिनिटली शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट है, पर टेक्निकल देखने जाए तो काफ़ी कन्विंसिंग सेटअप लग रहा है। एमसीएक्स तो बाकायदा अभी अपने ऑल टाइम हाई के आस-पास ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है डेफिनिटली दोनों स्टॉक मुझे कन्विंसिंग लग रहे हैं। भले ही इसमें शॉर्ट कवरिंग हो, आगे जाके लॉन्ग बिल्डअप में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दोनों शेयर्स में मेरा पॉजिटिव व्यू है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम अच्छा बन रहा है। टेक्निकली डेरिवेटिव में भी हम शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं और एक क्लियरली लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो एमसीएक्स एट अराउंड 6900 6910 इट इज लुकिंग गुड। आप इसमें करीबन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 150 से 200 रुपए की अपसाइड यहाँ से बने। तो करीबन आप 7100 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 6800 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दूसरा आपने स्टॉक बताया था मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का भी सेटअप काफ़ी पॉज़िटिव है, पिछले 4 दिनों से एक ज़बरदस्त मोमेंटम बना है। तो एक ओवरऑल ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए और पिछले 3-4 दिनों की बाइंग को देखते हुए लग रहा है कि ये आगे बढ़ सकती है। मुथूट फाइनेंस 2280 के आस-पास आप लॉन्ग कर सकते हो। मुझे लग रहा है 2210-15 के आस-पास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आप 2325 2400-2425 तक के टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 से 4% की इमीडिएट अपसाइड दिख रही है और डेफिनिटली एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो 2200 का स्टॉप लॉस रखिए, 2425 का टारगेट रखिए मुथूट फाइनेंस में भी। तो दोनों तरह आप ट्रेड कर सकते हैं मुथूट फाइनेंस और जो हमने आगे स्टॉक डिस्कस किया उसमें, एमसीएक्स में। मुथूट फाइनेंस के लिए एक बार रिवाइज करा देते दर्शकों को। स्टॉप लॉस जो है 2210 2200 लेवल्स पे है और अगर टारगेट की बात करें तो 2425 2400 ये दो लेवल्स पे है। और अगर बात करें एमसीएक्स की तो यहाँ पे जो आंकड़ा आ रहा है आपके सामने ही दिखेगा, बाई का है 7100 है टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात करें तो 6800 का है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है कमेंट्री विनय जी की तरफ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोमेंटम जो है, बायसनेस इसमें पॉजिटिव देखने मिल रहा है, इसलिए धीरे धीरे करके जो है अच्छी पोजिशनल सेटअप भी हो रही है वो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, एमसीएक्स और मुथूट फाइनेंस। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार लॉन्ग अनवाइंडिंग के शेयर्स कहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स बन रहे हैं और विनय जे के इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में और अब चलते हैं फ्रेश सेलिंग वाले शेयर्स, ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स। फ्रेश शॉट्स पे जो है नज़र डालते हैं। यहाँ पे दो स्टॉक्स में जो है नज़र है मेरी, एक है गेल, दूसरा है ओबरॉय रियल्टी। गेल ऑफ कोर्स बहुत वॉलेटाइल काउंटर रहता है, खासकर की जो एक्सपोजर आती है रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी में या कोई गैस एलोकेशंस में ऊपर नीचे होता है, तब ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है मोमेंटम देखते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ यहाँ पे जो है बनी हुई है गेल की, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो। और दूसरा है ओबरॉय रियल्टी। ऑफ कोर्स हमने देखा रियल्टी स्पेस में जो है एक अच्छी मोमेंटम आई है और ओबरॉय रियल्टी जो था पोजिशनली जो है एक स्ट्रॉन्ग अप साइकिल की ओर जा रहा था और ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिस्ट की भी राय जो है एक पॉजिटिव बायसनेस थी। थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है स्क्रीन में। विनय जी, यहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा है फ्रेश शॉट्स को लेके, यहाँ पे एक्चुअली कुछ कमाई हो? बिकॉज यहाँ पे हमें लग रहा है कि गेल का तो एक वॉलेटिलिटी है और ओबरॉय रियल्टी में मुनाफा वसूली हो रही है, कुछ खास यहाँ दिख नहीं रहा है। कुछ ट्रेड बना है? ओवरऑल रियल्टी खुला डेफिनेटली वीक था और सुबह को अर्ली मॉर्निंग हमने एक सेल ऑफ देखा, लेकिन धीरे-धीरे ग्रेजुअली रिकवर हो रहा है और उसका पोजिशनल ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की आप बात करें, तो जिस तरह का पिछले 2 महीने में खास करके परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव हो, पै थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया हो और रिकवरी आ रही है, तो मुझे लग रहा है इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कंसिडरिंग द ओवरऑल अप ट्रेंड। जहाँ तक गेल की बात है, तो डेफिनिटली हमने पिछले 1 महीने में हमने गेल में कोई खास मूवमेंट देखी नहीं है। और जो जब मार्केट में तेजी हुई है तो इतना कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उसमें थोड़ी सेलिंग आ सकती है। एक शॉर्ट का बेट लेना हो तो गेल पे ले सकते हैं, 189 पे अभी चल रहा है। 192.50 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा और नीचे में करीबन 182 183 के टारगेट आप देख सकते हैं। तो अगर एक शॉट लेना ही है तो मैं गेल के साथ जाना चाहूंगा और ओबरॉय रियलिटी को मैं इग्नोर करूँ। जी बिल्कुल। स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से आप बता दें गेल का, करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ। 192.5 आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है और दूसरा टारगेट रहेगा 182 से 183। ये आपका शॉर्ट कॉल है गेल के लिए। यस जी बिल्कुल। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाइए और ये जो है आंकड़े बताए दर्शकों को कि यहाँ पे जो है शॉर्ट कॉल बन रही है। दो ऑप्शन मैंने दिया था विनय जी को, एक था गेल, एक था ओबरॉय रियल्टी। ओबरॉय रियल्टी में कोई ट्रेड नहीं है,
वहाँ पे मोमेंटम जो है अभी भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे अच्छा है और यहाँ पे सेल रेटिंग है टारगेट 180 टू 183 का और स्टॉप लॉस की बात करें तो 192.5 का है। लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स पे भी नज़र डालते हैं। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग शेयर्स में दो नाम आ रहे हैं सामने, क्रॉम्पटन और एनसीसी। ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे मोमेंटम जो है ऊपर नीचे हो रहा है, एनसीसी में भी जो है दिख रहा है कि थोड़ी सी जो है चेंजेस आए और एक अप मूव आ गया है, पहले ये नेगेटिव था। यहाँ पे कुछ कमाई के मौके बन रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग में या और कोई स्टॉक्स हैं आपके पास? जी, तो दोनों स्टॉक को इग्नोर ही कीजिए क्योंकि एनसीसी तो अभी आधे % पॉजिटिव हो गया और दिन के हाई पे आ गया है, तो अच्छी रिकवरी और काफ़ी सारे एफएनओ स्टॉक्स में हमने पहले 15 मिनट की वीकनेस के बाद रिकवरी बहुत ज़बरदस्त देखी है और हमको उसका प्राइमरी ट्रेंड देखना चाहिए। हालाँकि पिछले 10-12 दिनों से एक कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन नीचे से अच्छी रिकवरी आने के बाद का कंसोलिडेशन ज़्यादातर कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। तो मुझे लग रहा है कि एनसीसी शॉर्ट साइड पे नहीं करना चाहिए डेफिनिटली। और दूसरा स्टॉक आपने कौन-सा बताया, बताएँगे प्लीज़ वापस से? क्रॉम्पटन सर, क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन। सीजी कंज्यूमर। जी, हाँ, क्रॉम्पटन डेफिनिटली 2-3 दिनों से वीक हुआ है, लेकिन आज का जो लो है क्रॉम्पटन कंज्यूमर का, वो एग्ज़ैक्टली उसकी 50 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज है। और जहाँ तक मुझे याद है कि क्रॉम्पटन कंज्यूमर के जो नतीजे आए थे, बहुत ही बढ़िया आए थे। तो थोड़ा रोटेशन हो रहा है, अभी ये क्रॉम्पटन परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन एनी टाइम सून वी कैन अगेन सी अ रिकवरी और आज 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल एवरेज से भी सपोर्ट के पास में भी आया है, जो करीबन 344, 345 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि इसको भी शॉर्ट साइड पे नहीं ट्रेड करना चाहिए, तो दोनों को मैं अवॉइड ही करूँगा शॉर्ट साइड। बिल्कुल अवॉइड की राय क्रॉम्पटन और एनसीसी दोनों के लिए। लेकिन चलिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में कैसी रही है बाजार की चाल और किन शेयर और सेक्टर्स ने किया है कमाल, ये सब बताने के लिए मौजूद है अभिषेक सत्यव्रतम। देखिए, मोदी सरकार को इंडस्ट्री के फेवर माना जाता है, मार्केट के फेवर माना जाता है और बाजार ने चीयर किया है जब भी मोदी सरकार ने 2 बार सत्ता में वापसी की है। तो 3.0 का ये 1 साल पूरा हो रहा है आज और पिछले 1 साल की बात करें तो देखिए बाजार के लिए कई सारे कह सकते हैं कि रोड ब्लॉक्स भी रहे हैं। अर्निंग को लेकर चिंताएं रही हैं, फाइज की चाल को लेकर चिंता रही है, टैरिफ वॉर एस्केलेट हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें रही हैं। बावजूद उसके बाजार ने 1 साल में डिसेंट रिटर्न दिए हैं। सेंसेक्स की बात करें करीब 5.5% और निफ्टी ने भी करीब 5.5% के रिटर्न कमा के दिए हैं। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो इन दोनों के मुकाबले कहीं बेहतर रिटर्न है, करीब 9% के आसपास की तेजी पिछले 1 साल में निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। अगर हम सेक्टर की बात करें तो जो छोटे मझोले शेयर है उनका प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखा है। मिड कैप 100 की बात करें तो करीब 0.8% के आसपास के रिटर्न मिड कैप 100 इंडेक्स ने जनरेट करके दिए हैं। स्मॉल कैप 100 जिसमें कि टॉप 100 कंपनीज हैं स्मॉल कैप स्पेस से, वहां पर करीब 6% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। अन्य अगर हम सेगमेंट की बात करें तो ऑटो में -3% के रिटर्न रहे हैं। कई सारे चैलेंजेस रहे हैं ऑटो सेक्टर के लिए डिमांड को लेकर, इसके अलावा भी कई सारी चुनौतियां रही हैं। एफएमसीजी इंडेक्स में करीब 1.5% के आसपास की तेजी रही है। लेकिन डिफेंस जिस पर सरकार का जोर भी है, सरकार आत्मनिर्भर भारत पर लगातार फोकस कर रही है, मेक इंडिया को प्रोत्साहन दे रही है और उसके हमने चलते देखा है कि स्वदेशीकरण पर फोकस बढ़ा है। कई सारे ऐसी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिनकी खरीदारी देसी कंपनियों से खरीदने को लेकर सरकार ने जोर दिया है और इसके चलते डिफेंस इंडेक्स में 26.5% के आसपास की ग्रोथ रही है। आईटी हाल फिलहाल थोड़ा अंडर परफॉर्मर जरूर रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में 13% की ग्रोथ रही है और फार्मा की बात करें इसमें भी 13% के आसपास की ग्रोथ रही है। ये दोनों के दोनों सेगमेंट एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा पीएसयू बैंक अगर इंडेक्स की बात करें तो 11.5% के नेगेटिव रिटर्न पीएसयू बैंक इंडेक्स में बने हैं और मेटल भी तमाम दिक्कतों से जूझा है। ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन की चिंता रही है, चीन की अपनी प्रॉब्लम्स रही हैं, चीन का जो रियल एस्टेट है वहां पर मुश्किलें रही हैं, तो मेटल में भी लोगों के पैसे बने नहीं है। करीब 9.25% के आसपास की गिरावट हमने पिछले 1 साल में मेटल इंडेक्स में देखी है। अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें पिछले 1 साल में तो एचडीएफसी लाइफ में पैसे बने हैं। जोमेटो एक बढ़िया परफॉर्मर साबित हुआ है। इसके अलावा भारती एयरटेल और फाइनेंस स्पेस से बजाज फाइनेंस जो कि कंज्यूमर फाइनेंस की जो दिग्गज कंपनी है, और इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस में भी लोगों ने पैसे बनाए हैं। अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो इंडसइंड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कई सारी दिक्कतें आई। इंडसइंड बैंक में लोगों को नुकसान हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेज में पैसे नहीं बने हैं, ये एक लूजर साबित हुआ है।
टाटा मोटर्स का शेयर काफी तेज रफ्तार से बढ़ा था। उन्होंने देखा था कि 1200 रुपए के आसपास के भाव पहुंच गए थे, लेकिन वहां से फिर कंपटीशन बढ़ने से, इसके अलावा कुछ ग्लोबल चैलेंजेस थे जेएलआर के फ्रंट पर, तो वैल्यूएशन काफी हीट अप हो गए थे, वैल्यूएशन करेक्शन हुआ और उसमें लोगों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा कोल इंडिया और एशियन पेंट्स दो और शेयर रहे हैं जो निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट के लिए मूड ठीक रहा है, पॉजिटिव रहा है एक साल में, और डिफेंस जो स्टॉक्स रहे वहां पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बिल्कुल अभिषेक, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की ग्रोथ पर बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली है, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, देखिए मॉर्गन स्टैनली भारतीय इकोनॉमी को लेकर बुलिश है और मॉर्गन स्टैनली ने यह कहा है कि भारतीय इकोनॉमी जो है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। देखिए हाल फिलहाल के जो डेटा है Q4 के, अगर हम जीडीपी नंबर्स की बात करें तो करीब 7.4% का आंकड़ा आया और अनुमान से बेहतर आया। और अगर आप दुनिया भर की इकोनॉमी से तुलना करेंगे तो बहुत कम ऐसे बड़ी इकोनॉमीज आपको दिखेंगे जहां पर 6 से 6.5% की ओवरऑल सालाना ग्रोथ हो। तो ये चीज पसंद आ रही है मॉर्गन स्टैनली को, और उन्होंने ये भी कहा है कि नतीजों में तेज रिकवरी आ रही है और उसके चलते इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि MSCI इंडिया इंडेक्स का जो पी है वो 22.9x पर वो ट्रेड कर रही है। 12 मंथ फॉरवर्ड की बात करें थोड़े से वैल्यूएशन हीटअप होते हुए नजर आ रहे हैं अन्य इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले, लेकिन ग्रोथ को देख रहा है मॉर्गन स्टैनली यहां पर। फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी उनको स्पेस ये पसंद आ रहा है और उनका ये कहना है कि इन स्पेसेस में आगे पैसे बन सकते हैं। और FY26 और FY27 में 14 से 16% की ग्रोथ का मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान जताया है। अगर MSCI EM यानी कि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की अगर हम वेटेज की बात करें तो चीन के बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो है भारत का। 29.5% का वेटेज है चीन का, करीब 19.25% का वेटेज है भारत का, और उसके बाद ताइवान का वेटेज भी करीब बराबर का है भारत के। बाद में कोरिया और ब्राजील के मार्केट आते हैं। अगर हम 2 साल में अर्निंग ग्रोथ की बात करें जो मॉर्गन स्टैनली यहां से एंटिसिपेट करके चल रहा है, भारत में वो 15% की ग्रोथ देख रहे हैं, चीन में 10% की, कोरिया में 17 से 19% की और ताइवान में 14 से 16% की। तो चीन के मुकाबले ग्रोथ के पैरामीटर पर मॉर्गन स्टैनली को भारतीय इकोनॉमी अच्छी लग रही है और यहाँ का बाजार उनको पसंद आ रहा है। कुछ अगर हम उनके पसंदीदा शेयरों की बात करें जिन पर उनकी नजर है वो है ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, ये 2 बैंकिंग फाइनेंशियल की दिग्गज कंपनीज। और इसके अलावा HAL पर भी बुलिश है। HAL में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक वाली ये कंपनी है, डिफेंस स्पेस में अच्छे पैसे बना के दिए हैं एक दौर की प्रॉफिट टेकिंग के बावजूद भी, तो यहां भरोसा है। और इंडस्ट्री का दिग्गज ऑयल एंड गैस दिग्गज रिलायंस पर भी MSCI को भरोसा है। तो ओवरऑल बुलिश है इकोनॉमी को लेकर, और कुछ जो बड़े शेयर हैं जो इकोनॉमी को गाइड करने का काम भी करते हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स भी चुनकर उन्होंने दिए हैं। धन्यवाद अभिषेक। मॉर्गन स्टैनली और मोदी 3.0 पे जो है इम्पोर्टेंट रिसर्च आपने रखा, लेकिन चलिए जल्द से जो है विनय जी का इम्पॉर्टेंट कॉल्स उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं जो स्टॉक कॉल्स के हैं। सबसे पहले है APL अपोलो, जून के फ्यूचर्स, स्टॉप लॉस 1840 का है और टारगेट प्राइस देखें तो 1910 रुपये का है। ये सबसे पहला स्टॉक है। दूसरा अगर बात करें तो कॉनकॉर है, यहाँ पे भी बाई है, स्टॉप लॉस 781 का है, टारगेट 815 का है। ये दोनों कॉल विनय जी के हैं। अब बस आज के लिए बस इतना ही, समय जो है हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन इम्पॉर्टेंटली हम एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपको बता देंगे। सबसे पहला है कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश और प्लानिंग करने भी उतनी ही ज़रूरी है। उसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत की प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपनी आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। तो बिल्कुल आज के लिए FNO जंक्शन में बस इतना ही। आप हम साथ जुड़े रहे ET नाउ स्वदेश में। स्टार्टअप से इकोनॉमी को रफ्तार